तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ कक्षा 9वीं की गणित। और बच्चों आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और बच्चों आज हम लोग देखेंगे इसका फुल चैप्टर सॉल्यूशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के हर एक क्वेश्चन को बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि ये चैप्टर है वो किसके बारे में है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में बच्चों हमें यूक्लिड के द्वारा बनाई गई ज्यामिति को समझना है कि उन्होंने किस प्रकार से ज्यामिति की परिभाषा दी, किस प्रकार से उन्होंने ज्यामिति में अभिधारणाएं दी, किस प्रकार से उन्होंने ज्यामिति में अभिगृह दिए। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों ये जो यूक्लिड हैं वो एक व्यक्ति का नाम है और बच्चों ये थे हमारे ग्रीक देश के। कहाँ के थे बच्चों? जो यूक्लिड हैं वो एक व्यक्ति का नाम है जो ग्रीक देश के थे। और बच्चों ये एक मैथमेटिशियन थे, यानी कि एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड कौन थे बच्चों? एक ग्रीक देश के गणितज्ञ, यानी कि गणित के बारे में बहुत ही पढ़ते थे। ठीक है बच्चों, तो ये गणित के बारे में बहुत ही पढ़ते थे। तो यूक्लिड ने बच्चों गणित के बारे में, और इन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों ज्यामिति का अध्ययन किया। तो इन्होंने गणित में एक ज्यामिति में एक अपनी ग्रंथ लिख डाला। ग्रंथ मतलब बच्चों इन्होंने एक ज्यामिति के बारे में एक बुक लिख डाली जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक थी बच्चों। ठीक है, अभी भी है। तो इस यूक्लिड ने जो बच्चों बुक लिखी या जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था बच्चों एलिमेंट्स। क्या नाम था बच्चों? एलिमेंट्स। तो बच्चों इस एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में या बुक में बच्चों 13 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 13 चैप्टर, जो कि बच्चों ज्यामिति के बारे में थे, जिसमें बच्चों ज्यामिति के बारे में कुछ परिभाषाएं थीं, कुछ अवधारणाएं थीं, कुछ अभिगृह थे। और इन्हीं को बच्चों आज हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इस चैप्टर के बारे में कि हमें क्या पढ़ना है। अब हम समझते हैं बच्चों ये ज्यामिति के, ये एक्चुअल में जो ज्यामिति है वो क्या कहलाती है। तो आप लोग देखेंगे बच्चों ये जो ज्यामिति है वो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों जियोमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? जियोमेट्री। तो जियो जो मेट्री है बच्चों वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला है बच्चों जियो। क्या है बच्चों? जियो। तो जियो का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पृथ्वी। क्या होता है बच्चों? पृथ्वी या धरती। और मीट्री यानी कि मीट्रियन, तो इसका मतलब होता है बच्चों मापना। क्या होता है बच्चों? मापना। यानी कि पृथ्वी को मापना या धरती को मापना ही बच्चों क्या कहलाता है? ज्यामिति। ठीक है, तो ये ज्यामिति की बच्चों डेफिनेशन है कि पृथ्वी पर स्थित कोई भी वस्तु है यदि उसको नाप रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? ज्यामिति। तो बहुत टाइम पहले जब बच्चों 600 ईस्वी पूर्व में जब कोई चीज को धरती पर मापा जाता था तो उसको ज्यामिति नाम दे दिया जाता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों ज्यामिति की डेफिनेशन है, आप लोग परिभाषा है ज्यामिति की वो कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ज्यामिति की डेफिनेशन बोलता हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों जो ज्यामिति है वो गणित की एक वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं और समतलों और इत्यादि चीजों का अध्ययन किया जाता है। और बच्चों जो ज्यामिति है, ज्यामिति को रेखा गणित भी कहते हैं और ये गणित की एक विशाल शाखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और खो जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में। और बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स और फिर करेंगे बच्चों प्रश्नावलियों को सॉल्व। तो और बच्चों सॉल्व करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने पीछे के चैप्टर को अपने आप से तैयार नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग पीछे के चैप्टर भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग करते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी परिभाषा दी, कौन कौन सी अभिधारणा दी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट में समझेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं, यानी कि यूक्लिड ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी ज्यामिति के बारे में। तो पहली डेफिनेशन है बच्चों, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो सीधी सी बात है बच्चों, कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, जैसे ये मान लीजिए, तो ये वह बिंदु है, वह पॉइंट है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना हुआ है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा बिंदु ऐसा ये बिंदु होता है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है बच्चों। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक रेखा यानी कि लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तो बच्चों एक रेखा
यानी कि एक रेखा बच्चों ऐसी थोड़ी सी एक लाइन खींच ली जाए ऐसी, तो इनका मानना है कि एक जो रेखा होती है, लाइन होती है, वो चौड़ाई रहित यानी जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल ना के बराबर चौड़ाई होती है और लंबाई होती है, वही क्या होती है, एक रेखा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, रेखा। और इसको आगे तक बढ़ाना है तो ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसको नाम दे दीजिए कि एक ये भी क्या है हमारी, ए बी बराबर क्या है बच्चों, एक ए बी रेखा है, क्या है, रेखा। तो यूक्लिड ने क्या बताया कि एक रेखा होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती है, बिल्कुल ना के बराबर छुटकू सी होती है, ठीक है। तीसरी परिभाषा है बच्चों, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो बच्चों एक रेखा ये गई है, अभी कह रहे हैं कि इस रेखा के जो सिरे हैं वो बिंदु होते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर बिल्कुल छोटका सा बिंदु होगा, यहाँ पर भी एक छोटका सा क्या होगा, बिंदु। तो यहाँ पर बच्चों एक बिंदु होगा, यहाँ पर भी बिंदु होगा, जिस सिरे हैं इसके यहाँ पर भी बिंदु होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि एक रेखा के जो सिरे होते हैं, जो लास्ट वाले पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, पॉइंट ही होते हैं, बिंदु होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे की कौन सी परिभाषा इन्होंने दी है। तो परिभाषा नंबर 4 लिखा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि एक जो सीधी रेखा है वो कुछ इस प्रकार ऐसी रेखा है ये कि इसमें बिंदु हैं वो सपाट रूप से स्थित होती है। यानी कि बच्चों जब अपन बहुत सारे छोटे 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 ऐसे 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 बिंदु रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे और इन बिंदुओं को बच्चों बहुत ही पास में रख देंगे, तो ऐसी बच्चों एक रेखा नहीं बन जाएगी। तो यही कह रहे हैं, ठीक है बच्चों, के जो रेखा होती है वो बिंदुओं की छोटे छोटे मिलकर के बनी होती है। अगला पॉइंट, एक पृष्ठ या सरफेस वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो बच्चों इनका मानना है कि एक जो पृष्ठ है उसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारी क्या है, लंबाई, ठीक है। जैसे आयत पढ़ते हैं, ये हमारी क्या है बच्चों, चौड़ाई। तो ये एक प्रकार का पृष्ठ है। जैसे बच्चों अभी आप लोग बुक खोले होंगे अपनी 9th की एनसीईआरटी की मैथ की, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का पृष्ठ है, सरफेस है, क्योंकि उसमें भी लंबाई उसमें भी चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई वाली वस्तु को इन्होंने क्या कहा बच्चों, पृष्ठ। अगला पॉइंट, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो बच्चों जैसे कोई किताब रखी हुई है, ऐसी क्या रखी हुई है बच्चों, कोई बुक रखी हुई है, कोई इस टाइप की है ना। तो वे कह रहा है कि इनकी जो किनारे होती हैं, जो यहाँ पर जो पट्टी सी होती है वो रेखाएं होती हैं, बिल्कुल होती है बच्चों। जैसे कोई बुक है, आप उस बुक में देखोगे उसकी किनारे हैं वो एक लाइन सी बनी होती है, बिल्कुल लाइन सी, तो वही तो रेखाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगला पॉइंट, एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं सीधी रेखाओं के सपाट रूप से स्थित होता है। तो समतल पृष्ठ में बच्चों छोटी छोटी ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं और फिर वो रेखाओं से मिलकर के एक ऐसा पृष्ठ बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये इनकी कुछ यहाँ पर परिभाषाएं थी। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या बताया। तो आगे आते हैं बच्चों यूक्लिड के कुछ प्रमुख अभिगृहित। तो पॉइंट नंबर 2 में समझेंगे बच्चों हम यूक्लिड के कुछ प्रमुख अभिगृहित। तो सबसे पहला अभिगृहित है बच्चों, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बच्चों अब यहाँ से आप लोग बड़े ही ध्यान से समझना, बिल्कुल अलर्ट रूप से समझना, है ना। आप लोग पहले ही ध्यान से समझ रहे होंगे, लेकिन अब बच्चों आप लोग और ध्यान देना ताकि पूरी चीज है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहला अभिगृहित है बच्चों यूक्लिड का, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि मान के चलो बच्चों, कोई जैसे वस्तु की जगह मैं मान के चलो बच्चों, कोई ये रेखा है, ए रेखा, जैसे मान के चलो मैंने बच्चों नाम दे दिया इसका ए बी, ए रेखा, ठीक है। अब ये जो रेखा है मान के चलो ये बराबर है बच्चों किसके, एक दूसरी रेखा के, उसका नाम दे दिया बच्चों मैंने, जैसे उसका नाम दे दिया बच्चों मैंने सी डी। ये ए बी रेखा है वो किसके बराबर है, सी डी के। और बच्चों एक और के बराबर है, एक और बच्चों मैंने नाम दे दिया इसका कि ये बच्चों किसके बराबर है, ई एफ के, ठीक है। एक और रेखा है ई एफ की। तो एक वस्तु बच्चों ये हो गई ए बी, एक वस्तु कौन सी होगी बच्चों, ए बी। तो ए बी बराबर है बच्चों सी डी के और ए बी ही बराबर है बच्चों ई एफ के। तो यहाँ पर ये देखिए ये बराबर हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु दो वस्तुओं के बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है ई एफ के, तो आपस में सी डी और ई एफ भी बराबर होंगी। तो इनके कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो सी डी हैं वो भी ई एफ के बराबर होंगी, ठीक है बच्चों, है ना। समझ गए ना आप लोग, ये बिल्कुल क्लियर हुआ ना, बिल्कुल क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। एक बार मैं फिर बताता हूं कि यदि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है
और EF के भी बराबर है तो बच्चों ये CD और EF भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे बच्चों बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया बच्चों 2 के बराबर क्या है बच्चों 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब वो कह रहे हैं कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, तो अब मान के चलिए मैंने इसमें बच्चों 1 जोड़ दिया, तो इस साइड भी बराबर जोड़ना पड़ेगा यानी कि 1। तो मैंने बराबरों में बराबर जोड़ दिया, तो यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 बराबर के 3, यानी कि इनका बराबरों में बराबर जोड़ने पर भी बराबर हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलो बच्चों मैंने -3 के बराबर में है बच्चों अपना क्या -3, तो ये हमारे बराबर हैं। अब चलो मैं बराबर जोड़ता हूं, तो मैंने जोड़ा +1 और मैंने जोड़ा +1, तो यहाँ पर देखिए -3 और 1 सो हो जाएंगे -2 घट जाएंगे और यहाँ पर भी बचेगा -2, यानी कि बच्चों बराबरों में बराबर जोड़ने पर ये बराबर होते हैं, तो ये बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। तो ये तो वही बात है बच्चों, सेम टू सेम इसी के जैसा यहाँ पर जोड़ा था, आप घटा लेंगे। जैसे बच्चों 4 के बराबर क्या है, मान के चलो 4 है। अब इसमें से ये दोनों बराबर हैं, अब इन बराबर में से बराबर को घटाया जाए, यानी कि -2 इसमें से घटा लो, -2 इसमें से घटा लो, तो इसका शेषफल भी बराबर होगा। यानी कि बच्चों 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 यहाँ पर बचेंगे, वो 2 यहाँ पर, तो ये भी कैसे हैं बच्चों बराबर। तो ये भी बिल्कुल बात करेक्ट है और आप लोगों को समझ में भी आ गई है। तो चलिए देखते हैं आगे की और कौन सी बातें हैं जो इन्होंने बताई हैं। तो अगली बात है बच्चों, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बच्चों संपाती का मतलब होता है, जैसे आपने बच्चों बरसात के मौसम में गदरियां देखी होंगी, छोटे छोटे जीव देखे होंगे। वो बच्चों एक गदरिया ऐसी चली जाती है और दूसरी भी उसी के ऊपर से बैठ के ऐसी चली जाती है, बिल्कुल उसी के ऊपर से चिपकी हुई बैठी रहती है। जैसे तितली के दोनों पंख होते हैं, या हम एक आप लोगों की कक्षा 9वीं की गणित को एक गणित के ऊपर दूसरी गणित रख दें तो वे संपाती होती हैं। यानी कि कोई एक रेखा ऐसी निकली और उसी के ऊपर से एक दूसरी रेखा निकल जाए तो वो संपाती होती हैं। तो यदि एक रेखा दूसरे के ऊपर से निकल जाए या कोई चीज़ है बिल्कुल पूरी तरह से उसे ढक लेती है तो वो संपाती कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक रेखा ये गई और इसी के ऊपर से एक रेखा और निकली, तो यदि हम लोगों को इनको यदि अपन अलग अलग करेंगे तो एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी, तो ये दोनों तो बराबर होंगी, बिल्कुल होगी। तो बच्चों जो संपाती रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें लिखा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। बच्चों जरा ध्यान से समझना, जो पूर्ण है वो अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि कोई भी चीज पूरी है यदि उसमें से थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट अलग कर दिया जाए तो वो उससे बड़ा होता है, उसका पूर्ण वाला भाग। जैसे मान के चलो बच्चों यहाँ पर एक लड्डू है, क्या है बच्चों एक लड्डू, ये बिल्कुल पूरा लड्डू यहाँ पर रखा हुआ है, बिल्कुल मगध का लड्डू है आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग आए और आप लोगों ने क्या किया है ना, यहाँ से इतना थोड़ा सा खा लिया, इतना सा क्या कर लिया बच्चों आप लोगों ने इसको खा लिया, क्या कर लिया बच्चों आप लोगों ने थोड़ा सा इसको खा लिया है ना, क्या कर लिया बच्चों आप लोगों ने इसको थोड़ा सा खा लिया। तो खाए को मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर से बना देता हूँ, इतना बच्चों आप लोगों ने क्या कर लिया खा लिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा भाग है वो खा लिया। तो यहाँ पर ये तो हो गया बच्चों, ये लड्डू तो हो गया क्या पूर्ण, है ना, क्या हो गया पूर्ण। और ये वाला जो रेड कलर का है ये हो गया बच्चों इसका भाग, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा। तो पूरा तो है बच्चों इतना, पूरा है बच्चों इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, और आप लोगों ने खाया इतना सा हिस्सा, तो ये पूर्ण है वो अपने हिस्से से यानी कि भाग से बड़ा होता है। तो ये बच्चों कैसा है बड़ा है और ये बच्चों कैसा है छोटा। तो आप लोग समझ गए ना कि जो पूर्ण होता है, जो बड़ा बड़ा होता है, जो पूर्ण होता है वो अपने हिस्से से या भाग से या पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 6, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। मान के चलो कोई वस्तु है बच्चों 2, अब इसका दुगना करना है, तो मान के चलो बच्चों 2 वस्तु बराबर 2 की होगी और इसका दुगना करना है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा, तो ये भी कैसा होगा बच्चों बराबर। कोई भी वस्तु है यदि बच्चों उसका दुगना करें तो वो बराबर होते हैं, बिल्कुल। अगला पॉइंट 7, एक ही वस्तुओं के आधे बराबर होते हैं। तो बच्चों एक ही वस्तुओं के आधे बराबर होते हैं। कोई वस्तु जैसे मान के चलो बच्चों 4 है और इसके बराबर भी क्या होगा बच्चों 4,
अब इसका आधा करें यानी कि 2 का भाग देंगे, यहाँ पर भी 2 का भाग, तो ये बच्चों 2 बराबर की क्या बचेगा 2, तो इनका आधा भी कैसा होता है बराबर। तो ये थे बच्चों कुछ है यूक्लिड के अभिकृत। अब देखते हैं बच्चों इनकी अभिधारणाएं कि इन्होंने अभिधारणाएं कौन कौन सी दी। तो बच्चों पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं अपन लोग यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो यहाँ पर है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि बच्चों जैसे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि चलो मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो इस एक बिंदु से एक दूसरे अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल। तो इससे हम दूसरी रेखा नहीं खींच सकते। तो बच्चों आप लोग ये भी जरा समझ लोगे स्टार में कि दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ए है, दो बिंदुओं से बच्चों आप लोग केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से बच्चों कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों शांत रेखा को हम लोग रेखाखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेखाखंड। तो मान लीजिए बच्चों कि ये रेखाखंड है, तो लिखा है कि हम इसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, कहीं पर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये जो रेखाखंड है बच्चों, एक रेखा का एक थोड़ा सा टुकड़ा है, इसको बच्चों हम दोनों साइड अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी कि कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। अगला अभिधारणा है बच्चों इनकी, देखिए जरा अभिधारणा नंबर तीसरी, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर, तो किसी को केंद्र मान करके चलिए बच्चों मैंने मान लिया एक यहाँ पर बिंदु ओ है, इसको मैंने मान लिया बच्चों केंद्र। अब भी कह रहा है कि इसको केंद्र मान करके किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो मैंने बच्चों एक त्रिज्या मान ली। अब बच्चों इसे वृत्त यानी कि इसको गोल गोल कर दो, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा क्या वृत्त, ठीक है। तो अपन किसी को केंद्र मान करके त्रिज्या ले करके बच्चों क्या खींच सकते हैं, एक वृत्त। क्या खींच सकते हैं, एक वृत्त, ठीक है बच्चों। वृत्त बिल्कुल प्योर गोल होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मेरा गोल नहीं है, लेकिन बच्चों ये वृत्त है प्योर कैसा होता है, बिल्कुल गोल, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4 को। तो पॉइंट नंबर 4 है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बड़ी अच्छी बात है। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल। तो जितने भी 90 डिग्री के एंगल होंगे बच्चों वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे। जितने भी 90 डिग्री के कोण होंगे बच्चों वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे। 90 डिग्री के कोण यानी कि समकोण एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर बिल्कुल होते हैं बच्चों, क्योंकि 90 के बराबर में 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका अभिकृत, इनकी अभिधारणा नंबर 5वीं। तो ये इनकी अभिधारणा नंबर 5वीं और यही लास्ट है, और यही बच्चों इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देखिए, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बच्चों आप लोगों को बड़े ही ध्यान से समझना है। तो अभिधारणा लिखी हुई है बच्चों, यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अंततः दो कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो। दो समकोण मतलब बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। एक 90 डिग्री का, दूसरे भी 90 डिग्री का, यानी दो समकोण मतलब 180 डिग्री। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर समकोणों से कम हो, यानी कि दो समकोणों से कम हो, यानी कि 180 डिग्री से कम हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसको अपन समझते हैं, और ये अभिधारणा बच्चों आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए ये रेखा ए बी है, दूसरी रेखा हमारी ये सी डी है, इस पर एक रेखा पी क्यू इस प्रकार से गिरती है कि वो दो कोण बनाए। तो इसने एक कोण ये बनाया, एक कोण इसने बी बनाया, तो ये दो कोण बनाती है, और इन दोनों कोणों का योग है बच्चों कोण ए प्लस के कोण दो, इन दोनों कोणों का योग है बच्चों वो 180 डिग्री से कैसा है, कम है। तो ये जो दोनों रेखा हैं ए बी और सी डी, इनको यदि हम पर लोग आगे बढ़ाते जाएं, ऐसा बढ़ाते जाएं, तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर ऐसा टच करेंगी, यानी कि प्रतिच्छेद करने लगेंगी, और वहीं पर टच करेंगी जहां पर इनका जो मान है वो 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये अभिधारणा कैसी है, ठीक है बच्चों। चलिए अभिधारणा और हमारी परिभाषाएं और अभिकृत अब पूरे हुए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर
प्रश्नावली 5.1 के हर एक सवाल को तो आप लोग बच्चों अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ आप सवालों को सॉल्व करते जाइए। और आप लोगों ने पीछे की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो समझ ली हैं, तो अब सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 और सवाल नंबर फर्स्ट, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। तो बच्चों 5.1 के पहले सवाल में हम लोगों को सत्य और असत्य बताना है कि कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं, और सत्य हैं तो क्यों हैं, असत्य हैं तो क्यों हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों एक मान के चलो एक पॉइंट है ये ठीक है, अब भी कह रहा है कि इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इससे तो बच्चों अपन बहुत सारी खींच सकते हैं, जैसे एक ये इधर चली जाएगी, एक ऐसी चली जाएगी, एक ऐसी चली जाएगी, एक ऐसी चली जाएगी, एक ऐसी चली जाएगी। यानी कि एक बिंदु से तो बच्चों अपन बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए बच्चों पहला हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। जी कह रहे हैं कि एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी खींच सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है बच्चों, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं से, अभी बच्चों अपन लोगों ने पढ़ा है कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु बी हो गया। तो इससे बच्चों ए और बी बिंदु से अपन लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, केवल एक ही खींच सकते हैं। दो तो कहीं से खींच नहीं सकते, यहां से नहीं खींच सकते, ऐसे नहीं खींच सकते, कहीं से भी नहीं खींच सकते हैं, इसके बिल्कुल नीचे से नहीं खींच सकते, क्योंकि बिंदु अभी ये थोड़े से बड़े हैं, लेकिन बिंदु बहुत छोटे ले लेंगे तो कहां से खींच पाएंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर असंख्य रेखा यानी बहुत सारी खींची जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों अपन लोग कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल एक ही। इसलिए ये भी हो जाएगा बच्चों असत्य, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बहुत सारे खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही खींचेगी। पॉइंट नंबर तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। शांत रेखा को बच्चों हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो ये रेखाखंड है, इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा सत्य। अगला, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। तो चलो मान के देखिए बच्चों, ये एक वृत्त है और इसी के जैसा बच्चों एक और वृत्त है बी। तो ये बच्चों ए वृत्त है, एक बी वृत्त है। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो सीधी बात है बच्चों, इनकी जो त्रिज्या होगी और इसकी जो त्रिज्या होगी ये भी कैसी होंगी, बराबर। तो जब वृत्त बराबर है तो त्रिज्याएं बराबर होंगी, इसलिए ये भी कैसा होगा, सत्य। अगला है बच्चों पांचवा, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर के पी क्यू है और पी क्यू बराबर के एक्स बाई है और ए बी बराबर के क्या, ए बी बराबर के एक्स बाई है। यहाँ पर बच्चों क्या है, एक्स बाई। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर के पी क्यू है, तो ये देखिए ए बी बराबर के क्या है, पी क्यू, और पी क्यू बराबर के एक्स बाई है, तो पी क्यू बराबर के एक्स बाई। तो क्या बच्चों ए बी बराबर के एक्स बाई हैं, यानी कि यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये शुरू वाली इसके बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य, क्योंकि ये हम लोग अभी अभिधारणा में पढ़ चुके हैं, है ना। अभी हम लोग अभिगृहीत में पढ़ चुके हैं कि यदि ये इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, तो ये वाला इसके बराबर जरूर होता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सत्य असत्य भी समझ चुके हैं, इनके कारण भी समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों कुछ इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों हम लोगों को लिखना है कुछ परिभाषाएं। तो आप लोग बच्चों अपनी नोटबुक जरूर निकाल लीजिए, ताकि क्योंकि मैं परिभाषाएं बच्चों आप लोगों को बोलकर सुनाऊंगा, तो आप लोग परिभाषाओं को अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में लिखते जाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को परिभाषित करना है समांतर रेखाएं। किनको परिभाषित करना है बच्चों, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं को सबसे पहले मैं बनाता हूं बच्चों एक चित्र। तो समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं बच्चों, दो रेखाएं होती हैं बिल्कुल एक दूसरे से बराबर दूरी पर। कैसी होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बराबर दूरी पर, इनकी ये दूरी होती है बिल्कुल बराबर होती है। तो एक रेखा एल हो गई, एक रेखा एम हो गई। तो समांतर रेखाओं की बच्चों अब मैं बोलता हूं आप लोगों को परिभाषा, तो ध्यान से सुनिए। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं तथा इनकी लंबाई बढ़ाए जाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ध्यान रखना बच्चों कि ये जो समांतर रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसलिए बच्चों इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है।
तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं और इनकी लंबाई बढ़ाए जाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसलिए इन दो रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी बच्चों लंब रेखाएं। तो लंब रेखाओं का यहाँ पर बनाता हूं मैं एक बच्चों चित्र। तो एक रेखा हमारी होगी बच्चों ये एक रेखा और दूसरी रेखा होगी बच्चों ये हमारी। तो बच्चों लंब रेखाएं यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने डिग्री का कोण बनाती हैं बच्चों? 90 डिग्री का। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार झुकी होती हैं कि उन रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार जरा फिर से सुनिए। लंब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे पर इस प्रकार से झुकी होती हैं कि उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि लंब रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों रेखाखंड। तो रेखाखंड मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी रेखा का खंड यानी कि रेखाखंड। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि ये ए बी क्या है? एक रेखाखंड। ए बी क्या है बच्चों? एक रेखाखंड। तो एक रेखाखंड बच्चों वह होता है, जरा आप लोग इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए। एक रेखाखंड वह होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अंत बिंदु। कितने होते हैं बच्चों? दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब इसको आप यहाँ भी नहीं बढ़ा सकते, इस साइड भी नहीं बढ़ा सकते। यानी कि एक रेखाखंड वह होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि रेखाखंड को अपन लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो परिभाषा नंबर 4 वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ बच्चों वृत्त की त्रिज्या बनाने के लिए या परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक वृत्त। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक मैंने बना लिया ये वृत्त। वृत्त मतलब बिल्कुल एक गोल है ना, सर्किल। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त का क्या होता है बच्चों? केंद्र। क्या होता है बच्चों? ये वृत्त का केंद्र O होता है और यहाँ से यहाँ तक होती है बच्चों इसकी ये त्रिज्या। तो ये वाली जो इस वृत्त की पट्टी होती है बच्चों इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और यहाँ पर बच्चों एक बिंदु दे दिया, मान के चलो मैंने P। क्या दे दिया? P। सो यहाँ पर देखिए जो OP है, क्या है बच्चों? OP है, ये बच्चों वृत्त की कहलाती है त्रिज्या। तो इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी हो जाएगी बच्चों? त्रिज्या हो जाएगी OP। कौन सी हो जाएगी बच्चों इस वृत्त की त्रिज्या? त्रिज्या हो जाएगी बच्चों OP। ठीक है, और त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। R मतलब होता है बच्चों रेडियस, इसलिए त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? R से। तो ये हो जाएगी त्रिज्या। तो अब बच्चों इसकी अपन लोगों को परिभाषा लिखना है त्रिज्या की। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है। तो इसकी त्रिज्या है बच्चों यहाँ पर इस परिधि तक कहीं भी मान सकते हैं, इस साइड भी मान सकते हैं, इस साइड भी मान सकते हैं, इस साइड भी मान सकते हैं। तो आप लोग देखोगे कि जो त्रिज्या है वो केंद्र से और परिधि तक ही होती है। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा किस प्रकार है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिए कि वृत्त के केंद्र से, किससे बच्चों? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगली परिभाषा। तो अगली परिभाषा है बच्चों हमारी वर्ग की। तो बच्चों एक वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। वर्ग की बच्चों चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। एक भी भुजा बच्चों हल्की बड़ी नहीं होती है। ठीक है, ये बच्चों क्या है? एक प्रकार का वर्ग। वर्ग की जितनी भुजा बच्चों ये होती है उतनी ही भुजा ये होती है और उतनी ही ये होती है, उतनी ही ये होती है। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है बच्चों? बराबर बराबर। तो बच्चों वर्ग की परिभाषा कैसी बन जाएगी कि इसमें देखो चार भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं, और ये बंद आकृति है। तो बच्चों वर्ग की परिभाषा किस प्रकार बन जाएगी? आप लोग जरा ध्यान से सुनना। वर्ग चार भुजाओं वाली वह बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों? बराबर। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, चारों भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों? बराबर। ठीक है, और बच्चों वर्ग का प्रत्येक कोण है बच्चों वो कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण है बच्चों वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखना। एक बार फिर से मैं परिभाषा बोलता हूँ। तो वर्ग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, चार भुजाओं की वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 2 के बाद में 4 आ गया, क्योंकि बच्चों 3 को मैंने स्किप कर दिया
वो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों पे बच्चों बिल्कुल ही आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये है बच्चों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल 3 स्टार वाला है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 5 से यदि कोई 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों यही आएगा, है ना, या तो क्वेश्चन नंबर 4 में से या 5 में से या 6 में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे ही मैं करूं तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर के बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर के 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट भी कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को ऐसा बताना है कि एक रेखा है ए बी और उसका मध्य बिंदु कौन सा है सी, और उसमें ऐसा है वो बिंदु सी के ए सी बराबर के बी सी है, तो अपन लोगों को ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्व। और सबसे पहले लिखेंगे बच्चों दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। तो इसमें बच्चों दिया है अपन लोगों को कि ए बी का मध्य बिंदु, क्या बच्चों? ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है बच्चों? सी है। तथा और क्या दिया गया बच्चों अपन लोगों को? तथा दिया गया है कि ए सी बराबर है बच्चों किसके? बी सी के। ये तो अपन को दिया गया है कि ए बी का मध्य बिंदु सी है और ए सी बराबर के बी सी है, ये दिया गया है। अपन को बच्चों सिद्ध क्या करना है, तो उसको भी अलग से लिख लेंगे, सिद्ध करना है। तो बच्चों हम लोगों को सिद्ध करना है ए सी बराबर के 1/2 ए बी। क्या सिद्ध करना है? ए सी बराबर के है 1/2 ए बी। ठीक है बच्चों, और इसका बच्चों अपन लोगों को सिद्ध भी करना है और आकृति भी बनाना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बच्चों अपन लोगों के लिखेंगे प्रमाण, यानी कि प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध। तो यहाँ पर देखिए कि सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि आकृति खींचिए, तो सबसे पहले हम लोग एक आकृति बनाएंगे। तो आकृति बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर एक आकृति बना ली जाती है। तो ऐसी बनाना है एक आकृति, ये बना ली बच्चों। ठीक है, एक यहाँ पर मैंने इस पर पॉइंट दे दिया बच्चों ए बिंदु, और यहाँ पर दे दिया बच्चों बी बिंदु। अब इसके बीच में कौन सा बिंदु है बच्चों? सी। तो यहाँ पर बिल्कुल ये कौन सा बिंदु होगा? बिल्कुल बच्चों बीच में सी बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हम लोगों ने आकृति बना ली। अब हम लोगों को करना है इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखिए जरा कि ये जो आकृति है, जो रेखा है ए बी, क्या है बच्चों? ए बी। तो क्या हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ए बी, ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ए बी बराबर, अब ये जो ए बी रेखा है वो 2 टुकड़ों में बटी हुई है। कौन कौन सी? ए सी और बी सी। ये यहाँ से यहाँ तक की बच्चों कौन सी हो जाएगी? ए सी, और यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी बच्चों बी सी, और पूरी मिलाकर के बच्चों कौन सी हो जाएगी? ए बी। यानी कि जो ए बी रेखा है वो 2 टुकड़ों में बटी हुई है। एक टुकड़ा है बच्चों ए सी और एक टुकड़ा है बच्चों बी सी। यदि इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दें बच्चों तो अपन लोगों को क्या मिल जाएगा? ए बी। यानी कि बच्चों हम ए बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए सी प्लस के बी सी। यानी कि ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ए सी प्लस के बी सी, क्योंकि बच्चों ए सी और बी सी को जोड़ देंगे तो हमें ए बी मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ए बी बराबर के ए सी प्लस के बी सी लिखा है। तो यहाँ पर पहले से ही दिया गया है कि ए सी का मान है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ए सी की जगह पर बी सी रख सकते हैं और बी सी की जगह पर ए सी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैं ए सी को तो ए सी लिखा रहने देता हूँ, लेकिन यहाँ पर बी सी की जगह पर बच्चों मैं ए सी रख देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ए सी की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाए बी सी की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी। और यहाँ पर बच्चों आप लोग लिख लोगे क्योंकि ये पहले से ही दिया गया है कि ए सी बराबर है बच्चों क्या? बी सी। यानी कि आप लोग बी सी के बराबर ए सी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा बच्चों ए बी बराबर के ए सी प्लस के क्या है बच्चों? ए सी। तो एक ए सी बच्चों, एक ए सी और एक ए सी कितने हो जाएंगे बच्चों? एक और एक 2 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ए सी। अब ये दोनों हैं बच्चों गुणा में, तो गुणा की संख्या कहाँ जाती है बच्चों? भाग में। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बच्चों ए बी बटे में हो जाएगा बच्चों गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी? ये 2 नीचे,
है ना, गुणा की संख्या भाग में, और यहाँ पर बचेगा AC। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख दो। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बच्चों AC बराबर के हो जाएगा AB बटे के 2, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC बराबर के 1/2 को आगे लिख लो, 1/2 AB। और बच्चों यही तो हम लोगों को क्या करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया बच्चों प्रूव्ड, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा हम लोगों का आंसर। तो ये कैसी लाइन है वो जो खिंच गई है यहाँ से, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यही हम लोगों को सॉल्व करना था, और यही हो गया बच्चों हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, और मेरे साथ देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में AB का मध्य बिंदु कौन सा था, C। तो एक ही मध्य बिंदु था AB का, लेकिन अपन को ये बच्चों सिद्ध करके बताना है कि कोई एक रेखाखंड है तो उसका केवल मध्य बिंदु एक ही होता है। ठीक है, किसी भी रेखा के दो मध्य बिंदु नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बच्चों सॉल्व लिखेंगे, तो आप लोग भी वैसे ही सोच के देखिए कि कोई भी रेखा है उसका हमेशा बच्चों एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, कोई भी रेखा है उसका मध्य बिंदु एक ही होगा, क्योंकि किसी भी चीज का जो बीच है वो एक ही जगह पर होता है, दो जगह पर कैसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहले उस रेखाखंड को बना लेते हैं। तो मान के चलिए बच्चों ए रेखाखंड मैंने बना लिया, ए और बी, इसका बच्चों मध्य बिंदु मैंने दे दिया बच्चों क्या, सी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि ए बी रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है, सी। तो एक ही मध्य बिंदु है, क्योंकि ये तो बीच में एक ही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को यही सिद्ध करना है कि केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु ये तो हम लोग पहले ही सिद्ध करके आए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे, यहाँ आप लोग भी लिखते जाइए मेरे साथ बच्चों, यहाँ ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है बच्चों, सी है। जब ए बी का मध्य बिंदु सी है तो बच्चों क्या होता है कि ए सी बराबर के होता है बच्चों बी सी, या बच्चों जो हम अभी लोग सॉल्व करके आए हैं वो भी होता है क्या, कि ये होता है बच्चों क्या, ए सी बराबर के होता है बच्चों 1/2 ए बी, यानी कि ए बी का आधा है वो ए सी होता है। ए सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ए बी में 2 का भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो ये ठीक है बच्चों, इसको मान लीजिए चलिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यदि बच्चों भी कह रहा है कि इसमें केवल एक ही मध्य बिंदु है, ऐसा सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक और मध्य बिंदु है इसमें डी। ठीक है, लेकिन वो अपन लिखेंगे नहीं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना ए बी का एक और मध्य बिंदु, एक और मध्य बिंदु क्या है बच्चों, एक और मध्य बिंदु डी है। ऐसा अपन ने मान लिया बच्चों, लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा मान लिया ए बी का एक और मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो जैसा इसमें हुआ था वैसे इसमें होगा, कि इसमें होगा बच्चों ये होगा ए डी, तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये होगा ए डी बराबर के बच्चों वी डी होगा, इसकी जगह पर डी लिख लेंगे तो ए डी बराबर के बी डी होगा। या बच्चों ऐसा भी हो जाएगा कि ये जो ए डी का मान है बच्चों वो बराबर हो जाएगा 1/2 किसके, ए बी के, और इसको मान लीजिए बच्चों समीकरण नंबर 2। अब बच्चों इसको आगे अपन लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 और 2 को देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो इसका RHS है और इसका RHS है एक दूसरे के बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों इनकी तुलना हो जाएगी, तो RHS है, RHS में एक दूसरे के कैंसल में हो जाएंगे, और यहाँ पर बच्चों ए सी बराबर आ जाएगा ए डी के। तो बच्चों ए सी बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, ए डी के, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों ए सी बराबर के किसके, ए डी के। और बच्चों ए सी बराबर के ए डी आ गया तो इसका मतलब ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काट भी सकते हैं ए से ए को। तो यहाँ पर देखिए कि सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, सी बराबर की क्या हो जाएगा बच्चों, डी, यानी कि सी की जगह पर क्या है बच्चों, यहीं पर क्या है बच्चों, डी। तो ये बच्चों तभी संभव है जब सी के बराबर डी हो, यानी कि सी का मान किसके बराबर हो, डी के, या डी का मान हो सी के बराबर। तो यहाँ से बच्चों सिद्ध होता है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सी के बराबर डी है, जितना सी है उतना ही डी है,
यानी कि जहां सी है वहीं डी है, इसलिए बच्चों कोई भी रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, या तो सी हो सकता है या डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है वो फिनिश होता हुआ। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 5.10 में यदि AC बराबर के BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर के CD है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर सॉल्व लिख लिया जाता है और फिर मैं उस आकृति को बना लेता हूँ आपके लिए। तो ये बच्चों आकृति 5.10 है। यहाँ पर बच्चों ये A है और यहाँ पर बच्चों कौन सा बिंदु है, D है। ठीक है, और दो बिंदु और हैं। यहाँ पर बच्चों कौन सा बिंदु है, यहाँ पर है बच्चों V और यहाँ पर है बच्चों एक बिंदु कौन सा, C। ठीक है, कौन सा है, C। तो ABCD यहाँ पर दो बिंदु हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया है तो हमें क्या दिया गया है वो लिख लेंगे। तो दिया गया है बच्चों हम लोगों को AC बराबर के है बच्चों VD। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है तो वो भी लिख लेंगे, क्योंकि जो सिद्ध करना होता है, जो दिया होता है उसको लिखना होता है। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर के हैं CD, AB बराबर के हैं CD। तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों हम लोग लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रमाण, और इसको फिर कर देंगे सिद्ध। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AC बराबर के BD, प्रमाण में लिखेंगे बच्चों AC बराबर के VD। अब बच्चों जरा चित्र को देखिए कि AC, तो A से C तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है AC सॉरी बच्चों, और यहाँ पर AC है बच्चों, वो AC है यहाँ से यहाँ तक है, और बराबर में BD है तो VD है बच्चों, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो आप लोग देखेंगे कि बच्चों AC में दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं बच्चों, दो चीजें हैं। कौन सी, एक AB है और एक BC है। तो क्या बच्चों हम AC को ऐसा नहीं लिख सकते कि AB प्लस के BC, क्योंकि बच्चों AC का जो मान है वो AB और BC के बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों हम AC के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर AC के लिए लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या, के AB प्लस के क्या लिख सकते हैं बच्चों, VC बराबर में। ऐसे ही BD के लिए लिख सकते हैं क्या, BC प्लस के CD, क्या लिख सकते हैं बच्चों, VC प्लस के CD। और बच्चों ये कहाँ से लिखा हम लोगों ने, चित्र से। तो आप लोग ऐसा चूंकि में लिख देंगे कि बच्चों ये कहाँ से आया, चित्र से। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि AB प्लस के हैं बच्चों BC बराबर में है VC प्लस के हैं क्या बच्चों, CD। तो यहाँ पर देखिए BC से BC कैंसिल हो जाएगा, या इसको बराबर के इस साइड लेते आइए तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो AB और प्लस के लिखे हैं बच्चों VC, ये बराबर के इस साइड है तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा बराबर के तो हो जाएगा माइनस के BC बराबर के क्या बचा, CD। अब ये बच्चों प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो AB बराबर बचेगा बच्चों CD। और यही देखिए बच्चों हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, ये भी बराबर के CD। तो ये हो गया बच्चों क्या हमारा प्रूव्ड। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 3 स्टार वाला। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस 5.1 की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इनको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अपने आप से सीख लीजिए। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कुछ इस प्रकार से, यूक्लिड की अभिकृतों की सूची में दिया हुआ है अभिकृत नंबर 5। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ाई था, यह सर्वव्यापी सत्य है, ऐसा क्यों माना जाता है। तो ये बच्चों अभिकृत नंबर 5 है वो सत्य है। क्या है बच्चों, जो अभिगृहित नंबर 5 है बच्चों वो सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है क्योंकि बच्चों यह है संसार, क्या बच्चों, संसार की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, सभी वस्तुओं पर लागू होता है। वस्तुओं पर क्या होता है बच्चों, लागू होता है, इसलिए बच्चों ये क्या है, सर्वव्यापी सत्य है। तो अभिकृत 5 सत्य क्यों है, क्योंकि बच्चों संसार की हर एक वस्तु पर ये लागू होता है, इसलिए ये क्या है बच्चों, अभिकृत नंबर 5 है, सत्य है। आप लोग अभिकृत 5 को जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पर पहुंच जाते हैं बच्चों हम लोग सवाल करते करते एक्सरसाइज 5.2 पर। तो 5.1 में बच्चों 2 प्रश्न है, केवल कितने प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर कितने हैं बच्चों, 2। तो यहाँ पर बच्चों मैंने उन दोनों को सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि बच्चों
उनमें थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोगों को उनको सोचना है और आप लोगों को खुद से उनके आंसर देना है। आप लोग अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की उसके आंसर शीट में भी आप लोग उसके आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 है पूरी तरह से फिनिश होता हुआ। तो बच्चों आप लोग अब मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे लगा। मजा आया हो तो बच्चों कमेंट में जरूर बता दीजिए, और आप लोग कौन से चैप्टर का किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं बच्चों मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आप लोगों को उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके बाद बच्चों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल है थोड़ा सा नया है, लेकिन बच्चों इस नए चैनल पर भी आप लोगों को हर एक चीज़ है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाई जाएगी। तो बच्चों आप लोग मैं इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। और बच्चों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए हमेशा की तरह।